नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं मैं मैथ्स का, जो 2022 टेट में आए हुए थे पेडागोजी से संबंधित। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आप लोगों को, और इसमें आप लोगों को वही आंसर बताऊंगा जो टेट में फाइनल आंसर लिया गया था। आप लोग बीच में कमेंट करते हैं कि सर इसका ये होगा, इसका होगा, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है किसका क्या होगा, क्योंकि अगर व्यापम फाइनल आंसर दे दिया है तो उसी को आपको लेना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। जो क्रम सही है उसको बताना है इस तरह से, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से, परिमेय संख्या को q से और पूर्णांक संख्या को z से। और पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, तो इन्फिनिटिव अनंत तक जाते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, तो इन्फिनिटिव तक जाते हैं। पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस वाले भी संख्या आ जाते हैं, और परिमेय संख्या में जो बटा वाला भिन्न के रूप में रहते हैं उनको परिमेय संख्या कहा जाता है। ये सबको पता ही है। तो इनका जो क्रम, सही क्रम है उसको बताना है, सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा, सबसे पहले प्राकृत संख्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या के बाद आपका आ जाता है पूर्णांक संख्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या के बाद आप लोगों का आ जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे एन डब्ल्यू जेड क्यू वाले जो होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन सी को ही लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, दो विषम संख्या, जैसे कि दो विषम संख्या हम मान लेते हैं 1 और 3। ठीक है, इनका योग सम होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सम आ गया। ठीक, किसी भी दो को जोड़ेंगे, जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक सम आ गया, ये 8 और 4 दोनों सम आ गया। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, अवलोकन से, प्रयोग से, तर्क से, या फिर अनुभाविक तरीके से। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था, तर्क के माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे। किसके द्वारा, तो तर्क के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 92 का। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 93 नंबर की ओर। गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि। गणित सीखने की प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या करने पर आसान हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, या फिर गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। चारों ऐसे लग रहे हैं, चारों ऑप्शन की सभी सही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे सटीक है, उसको लेना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था, प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए, जिससे गणित को और आसान बनाया जा सकता है। लेमडा, थीटा, पाई, इस तरह से जो रहते हैं प्रतीक, वही गणित को और ज़्यादा क्या बना देते हैं, पेचीदा बना देते हैं, जिससे कठिनाई होती है। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। यहाँ पर प्रक्रिया देख सकते हैं, इकाई दहाई का कोई उसको ज्ञान नहीं है और इस तरह से जोड़ देता है। जब भी हम जोड़ते हैं तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो किया है सैकड़े इस साइड से प्रारंभ कर दिया है ना। तो यहाँ पर जो है इसका जोड़ गलत हो चुका है, देख सकते हैं आप, है ना। तो यह प्रक्रिया दर्शाता है कि बच्चे में खाली स्थान की कमी है। किसकी कमी है उसको बताना है। ऐसे करता है बच्चा तो उसमें क्या कमी है। योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल की, या फिर योग के सही क्रम की अवधारणा का। तो यहाँ पर जो है बच्चे का जो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था इसका, बच्चे में क्या कमी है, तो उसमें स्थानीय मान की अवधारणा का जो है विकास नहीं हो पाया है। स्थानीय मान की अवधारणा उसको सिखाना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से उनको स्थान की अवधारणा बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न देख सकते हैं आप, इस तरह से है नवा प्रश्न आप लोगों के सामने। देखिए, बच्चे द्वारा विकसित इसमें से कौन सी क्षमता सीखने में बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है ना। बैंकिंग मॉडल का उदाहरण कौन सा है ना, क्षमता सीखने में बैंकिंग मॉडल का उदाहरण कौन है उसको बताना है। अपने आसपास की दुनिया के आधार पर समझ बनाना, निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका करता है ना, तथ्य को याद करता है और उन्हें बता पाता है। एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही सवाल बना पाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर लेप हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के ऑप्शन था। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया था। यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था, अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपना समझ बनाता है। ठीक है, आगे देखिए,
110 नंबर का, पाओलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात किया था? प्रोग्रामिंग, बैंकिंग, रचनावादी या फिर सेल्फ लर्निंग मॉडल? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, पाओलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल का जो है उस पर बात की थी, उसी का कौन से कथन प्रोग्रामिंग से संबंधित कथन है बताना है, ठीक है। देखिए, ज्ञान को दिमाग में रखना और ज़रूरत बता पाना, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो बता पाना। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं और सीखने की गति अलग अलग हो सकती है ना सभी की। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ पे नहीं आ पाया है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं या फिर चौथा देख सकते हैं, सीखना टुकड़ों में होता है। इस तरह से जो दिया हुआ है, कूट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिया गया था? तो यहाँ पर जो लिया गया था 111 का सही आंसर वो है ऑप्शन बी को लिया गया था, कथन 2 और 3 सही है ऐसा कहा गया था, ठीक है। कथन 2 और 3 देख सकते हैं यहाँ पर। दो क्या है, सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं और सभी के गति अलग अलग हो सकती है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं, ठीक है, ये कथन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 12वां, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता की करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है ना? देखिए कौन सा सबसे उपयुक्त है, प्रतीकात्मक, ठोस, चित्रात्मक, है ना? ये जो क्रम दिया हो, इसको जो क्रम होता है उसको बताना है आप लोगों को 112 में। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो पहले ठोस वस्तु दिखाएंगे, फिर उसका चित्रात्मक, उसके बाद प्रतीक के माध्यम से उसको समझाएंगे। तो यहाँ पर 112 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामने इस तरह से है 113 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? परिभाषित कथन, अपरिभाषित कथन या फिर उपपत्ति या फिर प्रमेय। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको कहा जाता है अपरिभाषित कथन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है व्यापक तर्क, विशिष्ट तर्क, निगमन तर्क या फिर आगमन तर्क। तो इसको जो कहा जाता है निगमन तर्क कहा जाता है। क्या बोला गया है इसमें? मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजे तक पहुंचना, है ना? अपने अनुभव से नतीजे तक पहुंचना क्या कहलाएगा? निगमन कहलाएगा। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किसी तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। यहाँ पर जो कुट में आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर देखना है जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, 3, 4 और 1 सही है, ठीक है। क्रम में यहाँ पर ऑप्शन सी को लिया गया है। 115 का आपका तीसरा, चौथा और पहला, इसमें उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, वे किस तरह से सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना और बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। ये आकलन का उद्देश्य होता है, मदद करना नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, बच्चों को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा की समझ है। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रतीक प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है। अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया ढूंढ लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम, इस तरह से आसान सवाल भी पूछ सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? तो 1 किलोग्राम बराबर सभी जानते हैं 1000 ग्राम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 118 नंबर का प्रश्न, बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह किसने दिया? यह कथन किसने कहा है उसको बताना है। ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, पाओलो फ्रेरे ने या फिर पियाजे ने? तो इसको जो कहा है आपके ब्रूनर ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है? सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, सीखने की विधियों की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो यहाँ पर जो है कूट में आंसर लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछते और अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ पर भी कूट में आंसर दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था। 3, 4 और 1 को लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4 और 1, यहाँ पर 3, 4 और 1। तो इस तरह से ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेडागोजी आपके 2022 के टेट में आए हुए थे। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेट संबंधित सारे वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहीं से क्वेश्चन रिपीट होने के आसार हैं। नमस्कार, जय हिंद।